अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो एक दूर उफ्तादा शहर का रेलवे स्टेशन था। जब अंग्रेज़ दौर में बर्रे सगीर पाको हिंद में रेलवे लाइन बिछाई गई, पहले तो इस शहर के करीब से रेलवे लाइन गुजरती थी क्योंकि पहले ये कस्बा था। मगर जो आबादी बढ़ती गई तो इस शहर ने कस्बे का रूप धारा। सब तहसील से तहसील बना तो फिर एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया। ये रेलवे स्टेशन आबादी से ज़रा हटके था। रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्ते के सामने एक कुशादा सड़क थी जो सीधी शहर को जाती थी। पिछली जानिब एक बहुत कदीम कब्रिस्तान था, थोड़ी सी ज़राई बेआबाद ज़मीन और आगे एक छोटा सा जंगल था। रेलवे स्टेशन पर कुछ पैसेंजर लोकल ट्रेनें रुकती थी और 3 एक्सप्रेस तेज़ रफ्तार नॉन स्टॉप ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी। दिन भर कई मनचले यहाँ आकर प्लेटफार्म पर क्रिकेट खेलते और स्टेशन का अमला वो भी इनके साथ खेल में शामिल हो जाता। इस रेलवे स्टेशन के साथ ही 8-10 क्वार्टर्स अमले की रिहाइश के लिए बने हुए थे। इसी स्टेशन पर साल बाद कोई ना कोई हादसा हो जाता जिसकी वजह से कई मुसाफिर जख्मी हो जाते और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठते। मजीद ये कि स्टेशन के अमले में से भी किसी न किसी की अजियतनाक मौत हो जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेशन और प्लेटफार्म के बारे में बहुत सी पुरस्रार बातें मशहूर होना शुरू हो गई। अब सूरत हाल ये होने लगी कि किसी भी अहलकार की ट्रांसफ़र यहाँ होती तो वो सिफारिश या असर रसूख से रुकवा लेता। इधर आने को कोई भी तैयार ना होता। आमिर भी इसी स्टेशन के अमले का एक अहलकार था। वो बवजह मजबूरी यहाँ रुका हुआ था क्योंकि उसकी तरक्की होने वाली थी और 3 माह बाद एक बड़े रेलवे स्टेशन पर एक अहलकार की रिटायरमेंट होना बाकी थी। तो अफसरान का ये वादा था कि जब वो सीट खाली होगी तो उसे तरक्की देकर वहाँ तैनात कर दिया जाएगा। इसी उम्मीद पर आमिर यहाँ अपना वक्त गुजार रहा था। उसकी फैमिली उसी बड़े शहर में रिहाइश पजीर थी जहाँ तरक्की के बाद उसकी तैनाती मुतवक्की थी। आमिर यहाँ अकेला क्वार्टर में रहता था। एक दिन आमिर अपने क्वार्टर में लेटा हुआ था। गर्मियाँ भी शुरू नहीं हुई थी। रात के 12 बजे यहाँ से एक तेज़ रफ्तार नॉन स्टॉप ट्रेन गुजरनी थी। रात के 11:15 बजे आमिर अपने क्वार्टर से बाहर निकला ताकि लाइन वगैरह का कांटा चेक करके दीगर अमले के साथ आने वाली ट्रेन को क्लियरेंस दे सके। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता प्लेटफार्म की तरफ जा रहा था तो अचानक वो इस तरह से ठिठक कर रुक गया जैसे कोई डरावना और भयानक ख्वाब देखते देखते उसकी अचानक आंख खुल गई हो। वो आवाज़ और मंजर ही कुछ ऐसा था कि आमिर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो मंजर देखा गोया वो धुंधला था मगर आमिर के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उसने देखा कि एक जवान औरत के जिस्म के 3 टुकड़े पड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा अजदहा उनके ऊपर रेंग रहा था और मुंह से लंबी सुर्ख जुबान बार बार निकालकर उन टुकड़ों पर डंक मारता तो आग के शोले निकलते और एक सीटी की आवाज़ निकलती। औरत के मुंह से सिसकने और कराहने की दिलखराश आवाज़ें निकल रही थी। फिर उसके जहन को दूसरा झटका उस वक्त लगा जब औरत के जिस्म के 3 टुकड़े एकदम जुड़ गए और वो खड़ी हो गई। वो अजदहा उसके जिस्म से लिपट गया और यह झटका किसी नंगे तारों में दौड़ते हुए करंट से ज़्यादा शदीद और हौलनाक था। खौफ से आमिर की गिग्गी बंध गई। उसका जिस्म खौफ व हिरास से कांप रहा था जैसे यखबस्ता सर्द रात को अचानक गर्म गर्म बिस्तर से एकदम इंसान बाहर निकल आए और शदीद सर्दी से कांपने लगे। करीब था कि आमिर लड़खड़ा कर गिर पड़ता। अचानक दूर से आने वाली ट्रेन ने जोर से विसल दी और ट्रेन की लाइट नजर आई तो वो औरत और अजदहा उसी लम्हे धुआं बनकर उड़ गए। दूसरी जानिब से एक अहलकार क्लियरेंस के लिए टोकन और गोला लेकर आ रहा था तो उसे देखकर आमिर की जान में जान आई। फिर चंद मिनटों के बाद ट्रेन फराटे भरती हुई स्टेशन से गुजर गई। आमिर उसी लम्हे अपने क्वार्टर की तरफ दौड़ा और चारपाई पर गिर पड़ा। उसका जिस्म बुखार से फूंक रहा था। सुबह उसने रात वाला वाकया सबको सुनाया तो पूरे अमले में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। अब रात को गुजरने वाली ट्रेनों को क्लियरेंस देने के लिए कोई अहलकार अकेला ना निकलता था। सब मिलकर निकलते और ट्रेनों को क्लियरेंस देते। कुछ दिन खैरियत से गुजरे। एक रात के आखिरी पहर आमिर शायद किसी काम से या वैसे अपने क्वार्टर से निकला था
اور پھر وہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پلیٹ فارم پر عامر کی ادھڑی ہوئی لاش پڑی تھی، جگہ جگہ سے گوشت نچا ہوا تھا، ہڈیوں کا پنجر تھا صرف۔ چہرے کے خد و خال سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ عامر کی لاش ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے تمام ملازمین کے بیان لیے گئے۔ عامر کی دردناک اور ہولناک موت کے بعد پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے ٹرین کا سفر تو کیا، اسٹیشن کی طرف سے گزرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ملازمین نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی تھی، کچھ ٹرانسفر کے لیے تگ و دو میں لگ گئے۔ پورے شہر میں اسٹیشن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ آصف زدہ ہے اور جنات کا سایہ ہے۔ حکومت نے ایک بہت بڑا صنعتی زون یہاں قائم کیا تھا اور اس شہر کو تحصیل سے ضلع کا درجہ دیا جانے والا تھا، تو اسی سبب سے 2 نئی ٹرینیں یہاں سے چلانے کا بھی منصوبہ مکمل تھا۔ مگر ان حالات میں کوئی بھی ملازم اس اسٹیشن پر ڈیوٹی کے لیے آمادہ نہ تھا۔ لوگوں کو بھی کافی سفری مشکلات کا سامنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن اجاڑ اور ویران ہو چکا تھا۔ ٹھیلے والے اور دیگر اسٹال والے سب لوگ اسٹیشن چھوڑ چکے تھے۔ اب اسٹیشن پر ویرانی کا راج تھا۔ ان حالات میں عبدالحفیظ نامی اسٹیشن ماسٹر نے کچھ بہادر، دلیر اور نڈر ملازمین کو ساتھ ملایا اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے تہیہ کیا۔ چنانچہ عبدالحفیظ سمیت 8 ملازمین کی ٹرانسفر کے آرڈرز یہاں کر دیے گئے۔ اس پراسرار، خوفناک اور آصف زدہ اسٹیشن کا چارج لینے سے پہلے عبدالحفیظ نے اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ جب عبدالحفیظ حاضری کے لیے اپنے پیر کے پاس پہنچا تو مرشد سرکار، جو کہ سید تھے اور سلسلہ قادریہ کے پیر تھے، اپنے آستانے سے باہر ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نورانی چہرہ اور سفید داڑھی، آنکھیں بند کیے ان کی انگلیاں تسبیحوں کے دانے پر کسی وظیفے کا ورد کرنے میں مصروف تھی۔ عبدالحفیظ ان کے قریب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور عبدالحفیظ کو اپنے پاس بلایا۔ سلام دعا کے بعد عبدالحفیظ نے تمام ماجرا ان کی خدمت میں گوش گزار کیا تو چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا اور ایک تعویذ لکھ کر عبدالحفیظ کو دیا کہ اسے چاندی کے خول میں بند کرا کے اپنے گلے میں پہن لو اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور ضروری ہدایات بھی دی تھی اور مسلسل رابطے میں رہنے کا کہا تھا۔ عبدالحفیظ نے اپنے مرشد سرکار کی دعا لی اور اللہ کا نام لے کر اپنے عملے کے ہمراہ اس اسٹیشن کا چارج لیا۔ تمام کوارٹرز کی صفائی کروائی، پورے پلیٹ فارم پر تمام پولز پر مرکری بلب لگوائے، سب کو تسلی دی اور ڈیوٹی شروع کر دی۔ رات کو گزرنے والی ٹرینوں کی کلیئرنس، لیمپ جلانا، کانٹا بدلنا، ٹوکن گولا وصول کرنا اور دینا، ایسے کام عبدالحفیظ عملے کے ساتھ مل کر سر انجام دیتا تاکہ عملے کا حوصلہ قائم رہے۔ عبدالحفیظ کو آیا بھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ پورے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کی لائٹیں جل رہی تھی۔ ٹرین کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ عبدالحفیظ اپنے دفتر سے اٹھ کر پلیٹ فارم کی طرف آیا تو اچانک تمام لائٹیں بند ہو گئی جبکہ بجلی موجود تھی۔ عبدالحفیظ کسی کو آواز دینے لگا تو اچانک اس کے کانوں میں رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگی اور لمحہ بہ لمحہ یہ آوازیں تیز ہونے لگی۔ پھر ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور اگلے لمحے عبدالحفیظ کے سامنے انتہائی کریہ، خوفناک اور ڈراؤنی شکل والے پتلے آ چکے تھے جن کے لمبے لمبے ناخن کسی چاقو کی طرح تھے۔ لگتا تھا کہ وہ اس کے جسم کو نوچ لینا چاہتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے مگر کوئی نادیدہ طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتی۔ وہ عبدالحفیظ کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ عبدالحفیظ نے مرشد سرکار کا بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جب ورد مکمل ہوا تو ان پتلوں کی طرف زور سے پھونک ماری تو وہ اور پیچھے ہٹ گئے مگر انتہائی غصے کے ساتھ سانپ کی طرح پھنکارنے لگے۔ عبدالحفیظ نے دوسرے وظیفے کا ورد شروع کیا تو اس کے کانوں میں آواز آئی، آج تو تم بچ گئے مگر آئندہ نہیں بچو گے، تمہاری موت بھی عامر جیسی ہوگی۔ اور پھر وہ پتلے اچانک غائب ہو گئے۔ پلیٹ فارم اور اسٹیشن کی لائٹیں خود ہی آن ہو گئی تھی۔ اگلے دن عبدالحفیظ نے ساری صورتحال ٹیلی فون کے ذریعے مرشد سرکار کو آگاہ کیا۔ انہوں نے سختی سے ہدایت دی کہ گلے کے تعویذ کا خاص خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ 2 دن سکون سے گزر گئے۔ تیسری رات جب ٹرین آنے کا وقت ہوا تو عبدالحفیظ نے
क्लियरेंस के लिए टोकन गोला तैयार किया। कांटे वाले ने कांटा तब्दील किया। अभी सिग्नल डाउन नहीं किया था कि अब्दुल हफीज को प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी सी मुर्गी नजर आई। फिर अगले लम्हे वो एक बकरी में तब्दील हो गई और फिर एकदम बहुत बड़ी देवहैकल भैंस की शक्ल इख्तियार कर गई। उसकी लाल सुर्ख आंखें और मुंह नथनों से इंतहाई तेज खौफनाक आवाज़ों के साथ आग के शोले निकल रहे थे और वो आन की आन में अब्दुल हफीज को अपनी टांगों तले रौंदने और उधेड़ने के लिए बेकरार थी और उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। अब्दुल हफीज ने फौरन मुर्शिद सरकार के बताए हुए वजीफे का विर्द शुरू कर दिया और अपने हवास कायम रखे। उधर ट्रेन के आने का वक्त हो चुका था। वो देवहैकल भैंस मुंह से आग उड़ाती अब्दुल हफीज के करीब पहुंचकर अपनी अगली दोनों टांगें जोर जोर से जमीन पर रगड़ने लगी और उसके खुरों से चिंगारियां निकलने लगी। अब्दुल हफीज ने वजीफा पढ़कर भैंस पर फूंक मारी तो वो थोड़ी सी पीछे हटी, मगर वो और ज्यादा गुस्से में और खूनख्वार हो गई थी। अब्दुल हफीज ने दूसरा वजीफा पढ़ा और मुर्शिद सरकार की हिदायत के मुताबिक भैंस पर जोर से थूका तो वो पीछे हटने लगी और बिलाखिर धुएं में तहलील होकर गायब हो गई। जैसे ही अब्दुल हफीज दूसरी जानी पलटा तो ये देखकर उसके पांव से जमीन निकल गई कि सिग्नल डाउन है, मगर कांटा खुद ब खुद तब्दील हो चुका था। उधर से ट्रेन आ रही थी और ट्रेन तेज आवाज के साथ विसल देती आ रही थी। अगर ट्रेन उसी ट्रैक पर आ जाती जो कि खुद ब खुद तब्दील हुआ था तो रेलवे की तारीख का बहुत बड़ा हादसा कहलाता। मुसाफिर मौत के मुंह में चले जाते। न सिर्फ ट्रेन उलट जाती बल्कि आग भी लग जाती और वसी पैमाने पर बड़ी तबाही होती। अब्दुल हफीज ने फौरन कांटे वाले को आवाज़ दी। ट्रेन सिग्नल के करीब पहुंच चुकी थी। उसने दौड़कर फौरन कांटा तब्दील किया। इतनी देर में कांटे वाला भी पहुंच चुका था। अब्दुल हफीज ने उसको कहा, फौरन ट्रैक चेक करो। वो खुद भी कांटा तब्दील करने वाले लीवर को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया था और वजीफे का विर्द शुरू कर दिया था कि कोई नादीदा ताकत फिर से उसे तब्दील ना कर दे। सब कुछ ठीक ठाक था। लाइन क्लियर थी। टोकन गोला लगा दिया गया था और 2 मिनट के बाद ट्रेन फराटे भरती 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खैरियत से गुजर चुकी थी। सबने सुख का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया था। अब्दुल हफीज ने सुबह टेलीफोन पर मुर्शिद सरकार को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि इन तमाम खतरनाक हालात व वाक़यात के सद्देबाब के लिए उनका खुद आना बहुत ज़रूरी हो गया है और वो शाम तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने अब्दुल हफीज को तलकीन की कि वो वज़ाइफ का विर्द जारी रखे, रेलवे स्टेशन को 1 मिनट के लिए भी ना छोड़े, खुद मौजूद रहे और हर काम अपनी निगरानी में करवाए और हर चीज़ पर कड़ी निगाह रखे और किसी भी मामले में एक लम्हे की भी गफलत न बरते। उसी शाम मुर्शिद सरकार भी पहुंच चुके थे। उन्होंने आकर पूरे रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म का तफसीली जायजा लिया और गहरी सोच में मुस्तगरक हो गए। उन्होंने तमाम मुलाजिमीन को तावीज़ लिख कर दिए कि अपने अपने गले में डाल लें। फिर एक तावीज़ लिखकर कांटा बदलने वाले लीवर पर बांध दिया। थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन आई और थोड़ी देर रुकने के बाद बखैर आफियत चली गई। मुर्शिद सरकार ने बताया कि आज की रात बहुत कड़ी और अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज रात अमावस की रात है। अब रात के 12 बजे से पहले किसी ट्रेन ने नहीं आना था। अब जो कुछ भी करना था या होना था वो रात 12 बजे से पहले पहले हो जाना था। मुर्शिद सरकार ने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद प्लेटफॉर्म पर आकर जाय नमाज पर बैठकर तवील मुराक़बा किया और इशा की अजान से थोड़ी देर पहले मुराक़बा ख़त्म किया। अब आप पुरसुकून थे। चुनाचे इशा की नमाज अदा करने के बाद मुर्शिद सरकार ने कुछ नवाफिल अदा किए, कुरान पाक की तिलावत की और कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजा। फिर कसीदा बुर्दा शरीफ के बाद कसीदा कादरिया पढ़ा और प्लेटफॉर्म पर आकर अपने गिर्द हिसार खींचा और एक चटाई पर बैठ गए। पानी वाला एक बर्तन मंगवाया गया और पानी पर दम करके अपने पास ही रख लिया। अब आपने हदबंदी बना दी थी और सख्ती से हिदायत की थी कि कोई शख्स इस हदबंदी से आगे आने की कोशिश न करे। सबके दिल तजस्सुस और खौफ से धड़क रहे थे। मुर्शिद सरकार ने एक जलाली वजीफा शुरू कर दिया था। अचानक कर्बनाक घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ें उभरनी शुरू हो गई थी, जैसे कोई लड़की शदीद अजियत से कराह रही हो, तड़प रही हो
जैसे उसके गले पर कोई आहिस्ता आहिस्ता छुरी चला रहा हो। फिर एक जोरदार चीख बुलंद हुई। मुर्शिद सरकार ने उस जानिब जोर से फूंक मारी जिधर से आवाज आ रही थी, तो वह आवाजें आना बंद हो गई। ठीक 5 मिनट के बाद पूरे रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की लाइटें खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक भौचाल सा आ गया था। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली करख्ता आवाजें, बादलों की शदीद कड़क की कड़कदार आवाजें आना शुरू हो गई थी। और फिर एक खंजीर की शक्ल का एक बड़ा सा जानवर, जिसके लंबे लंबे सींग और इंतहाई नोकीले दांत थे, वो परिंदे की तरह उड़ता हुआ आया और मुर्शिद सरकार के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उसके मुंह से खौफनाक आवाजें निकल रही थी। चूंकि मुर्शिद सरकार हिसार में बैठे थे, तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आपने अपना एक हाथ फिजा में बुलंद किया और जैसे ही अपना हाथ नीचे किया, तो वो परिंदा नुमा जानवर आपके सामने जमीन पर गिर गया। मुर्शिद सरकार ने उसे हुक्म दिया कि इस जगह को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, मगर उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और बोला कि इंसानों से उसने इंतकाम लेना है। जब मुर्शिद सरकार के तीसरी बार कहने पर भी वो इनकारी हुआ, तो उस वक्त मुर्शिद सरकार ने पानी वाले बर्तन में हाथ डालकर चुल्लू में पानी भरा और उसके सींग की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही उस पर पानी के छींटे गिरे, अगले ही लम्हे उसे आग लग गई और वो चीखने चिल्लाने लगा। मुर्शिद सरकार जैसे जैसे उस पर पानी फेंकते, तो आग ऐसे भड़कती जैसे जलती आग पर पेट्रोल डाला जा रहा हो। थोड़ी देर बाद उसकी चीखें आना बंद हो चुकी थी और वो जलकर भस्म हो चुका था। धुएं के कसीफ बादल ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था और थोड़ी देर के बाद धुआं खत्म होना शुरू हो गया था और तमाम लाइटें खुद ब खुद जल चुकी थी। माहौल पर एक गहरा सुकूत और सुकून तारी हो चुका था। और जब मुकम्मल तौर पर धुआं और बदबू खत्म हो गई, तो मुर्शिद सरकार हिसार से बाहर निकले और तमाम मुलाजमीन को आवाज देकर बुलाया और इस खतरनाक, खौफनाक, आसेब और अफरियत के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने की मुबारकबाद दी। आपने फ़ौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इस तरह वो रात सुबह के उजाले में तब्दील हो गई थी। सुबह मुर्शिद सरकार ने शहर की तमाम मुक़्तदर सियासी और इंतज़ामी शख्सियात को रेलवे स्टेशन पर बुलवाया और प्लेटफार्म की दूसरी जानिब जहां झाड़ झनकार थी, उसको हटाकर खुदाई करवाई, तो वहां से एक इंसानी पिंजर बरामद हुआ। आपने मुराक़बे में नजर आने और अपने इल्म की रोशनी में बताया कि रेलवे स्टेशन तामीर होने से पहले यहाँ मरगट था और एक चमार जिन्नात को काबू करने के लिए और पुरस्रार ताकतवर शक्ति हासिल करने के लिए यहाँ बैठकर इंतहाई गलीज और मकरूह जादुई अमल करता था। उसने एक मासूम कंवारी लड़की को कहीं से अगवा किया और उसे यहाँ लाकर पहले उसे बेआबरू किया, फिर उसके हाथ पांव बांधकर छुरी से ज़िबा करके उसका खून पिया ताकि अगला अमल करके वो ताकतवर शक्ति हासिल कर सके। मगर उसका अमल गलत हो गया था, जिसके नतीजे में वो कहीं गायब हो गया था और भूत प्रेत बिफर गए थे, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। अब उस चमार की खबीस और पलीद रूह वासिले जहन्नुम हो चुकी है। भूत प्रेत का खात्मा हो चुका है। ये इंसानी पिंजर उसी मासूम लड़की का है जिसे उसने एक गड्ढे में फेंककर मिट्टी डाल दी थी। वो बेचारी पता नहीं कहाँ की रहने वाली थी, मगर उसकी बहुत बेहुरमती हो चुकी थी। मुर्शिद साहब की निगरानी में फिर उसके पिंजर को गुस्ल दिया गया, खुशबू लगाकर कफन पहनाया और मुर्शिद सरकार ने खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तमाम अहले इलाका ने इस आसेब और मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर मुर्शिद सरकार का शुक्रिया अदा किया। इन तमाम उमूर से फारिग होने के बाद वहाँ मुर्शिद सरकार ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी और दुआ के बाद तमाम हाजरीन को नमाज पंजगाना की तलकीन की और फिर अपने आस्थाने पर वापस तशरीफ ले गए। चंद माह के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी खूबसूरत आलीशान मस्जिद तामीर हो चुकी थी। शहर को ज़िले का दर्जा मिल चुका था। बहुत जल्द तरक्की करता करता ये शहर बहुत फैल चुका था। सनती जोन बनने की वजह से लोगों को रोज़गार मिला। रेलवे स्टेशन भी काफ़ी वसी और बड़ा कर दिया गया था। अब यहाँ मालगाड़ियाँ भी आ जाती हैं। मुल्क के तूलो अर्ज से दूसरी ट्रेनों की भी आमद व रफ्त जारी व सारी है और यहाँ सुकून है
اور پھر دوبارہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اس اسٹیشن پر یا کسی ریل گاڑی میں کبھی رونما نہیں ہوا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔